अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। कराची के मनाज़र आपने देखे हैं, ये इंडस्ट्रियल हब है पाकिस्तान का, डूबा हुआ है, मुसलसल बारिश की जद में है, अर्बन फ्लडिंग है। कल रात तक की जो मालूमात थी 9 अफराद जाँ बहक हुए और NDMA ने जो पूरे मुल्क में तूफ़ान, सैलाब, क्लाउड बर्स्ट की रिपोर्ट जारी की। 24 घंटों में 41 अफराद मुल्क भर में इसकी नज़र हुए। कराची का अगर हम सिर्फ जिक्र करें जो पूरी दुनिया में तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, यहाँ पे गुलशन हदेद में 178 मिलीमीटर बारिश हुई रिकॉर्ड और 235 मिलीमीटर मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि मजमूई तौर पर बारिश हुई है। और वो कहते हैं कराची में सिर्फ 40 मिलीमीटर बारिश हो तो उसकी गुंजाइश है, इससे ज़्यादा की गुंजाइश है नहीं है। गैर मामूली बारिश है, पानी में डूबी सड़कें हैं, परेशान हाल शहरी हैं, कारोबार मुतासिर हो रहा है, निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हो रहा है। एक ही पार्टी की यहाँ हुकूमत रही है। क्या वजह है कि जब भी गैर मामूली बारिश हो तो कराची डूब जाता है और फिर हम तवज्जो करते हैं लेकिन उसके बाद फिर उसे भूल जाते हैं। गैर कानूनी तजावुज़ात, कंक्रीट का जंगल इस कराची में और पुरसाने हाल है कोई नहीं। मैं 2 बयानात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। फारूक सत्तार साहब MQM के, वो कहते हैं जी 17 साल में कराची में कोई काम हुआ ही नहीं, जिसका नतीजा ये निकला जो हम देखते हैं। कराची में करप्शन का सिस्टम मुसल्लत है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने ये बात की है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान ये कहते हैं कि ये डिज़ास्टर थी बारिश, इससे इसका काबू पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। कल की जो सूरत हाल थी उसके ऊपर अदाकार, गुलकार, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सब बोल पड़े। मैं देख रहा हूँ मुआवरा हसन ने लिखा कि ये वो शहर है जो हज़ारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों लोगों का शहर है और ये डूब रहा है, देख के दिल घबरा रहा है। तलहा अंजुम गुलकार है, उन्होंने कहा है कि आपने घबराना नहीं है, अजरक वाली नंबर प्लेट आपकी गाड़ी या बाइक के को नहीं डूबने देगी। सार्केस्टिक ट्वीट किया लेकिन दिल का हाल बयान करें। फरहान सईद ने कहा कि मेरा दिल आंसू, खून के आंसू बह रहा है कराची की सूरत हाल लेके। यही सूरत हाल कुछ हिना अल्ताफ़, मरियम नफीस और दीगर ने भी की। ये वो लोग हैं जो इस सूरत हाल से ये भी मुतासिर हुए, अवाम के गम में बराबर के शरीक थे। सियासी मंजरनामे पर आएँ तो हम देखते हैं कि अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर नॉमिनेट किया जा रहा है और ज़िमनी इलेक्शन जो है PTA चाह रही है बाइकआउट। खान साहब से मनसूब जो बयान आपके सामने आया उसका कुछ हिस्सा सेंसर हुआ जो मेरे पास मालूमात है। अचकज़ई साहब के हवाले से फैसला बहुत पहले खान साहब कर चुके थे, कल उसका ऐलान किया गया और मेरी इत्तला ये है कि इमरान खान साहब ने यह फैसला इसलिए किया कि पार्टी के अंदर उमर अयूब साहब जब से अपनी सीट से हाथ धो बैठे, धड़ेबंदी बहुत ज़्यादा थी और 4 से 5 मुख्तलिफ सीनियर रहनुमा, कुछ का ताल्लुक मुल्तान से, कुछ का ताल्लुक इस्लामाबाद से और कुछ का खैबर पख्तूनख्वा से, वो सरगर्म अमल थे अपोजिशन लीडर का ओहदा लेने के लिए। मेरे पास खबर यह है कि इस सब को देखते हुए खान साहब ने यह सोचा कि बेहतर है इस तकसीम को रोका जाए और उसका हल यही है कि इन सब से हट के अचकज़ई साहब को ये ओहदा दिया जाए। इससे तकसीम भी ख़त्म हो जाएगी और पार्टी एक रहनुमा के पीछे लग के जिद्दोजहद अपनी करने में कामयाब हो सकती है। यही नहीं बल्कि इमरान खान साहब ने जो जंगलात की कटाई है उस हवाले से अली अमीन गंडापुर और दीगर तमाम हुकूमतों पर भी बरहमी का इजहार किया है। अब इस मामले पर बात करने के लिए आज हमने जहमत दी है 2 इंतहाई संजीदा सदानों को। जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब साबिक़ गवर्नर सिंध के रह चुके हैं और खुर्रम दस्तगीर साहब प्रोग्राम के अगले हिस्से में। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, कराची की सूरत हाल आपसे ढकी छुपी नहीं है। बारिश होती है तो हम कैमरा लेके जाते हैं और आप बोलते हैं और सिंध हुकूमत उसकी वजाहतें देती है। व्हाट वेंट रॉन्ग विद दिस ब्यूटीफुल सिटी? एवरीथिंग वेंट रॉन्ग विद दिस ब्यूटीफुल सिटी। और ये मैं कोई आज की बात नहीं कर रहा, ये मेरा ख्याल है पिछले 50 साल की बात है। एक के बाद दूसरी चीज ऐसी होती गई, चाहे वो पॉलिटिकल थी, चाहे जिन लोगों को जेन्युइनली इलेक्ट किया यहाँ के अवाम ने, उनका डिलीवरी थी। जिस तरह MQM बनी मिड 80s में, मिड 80s तक कराची वाज अ ब्यूटीफुल सिटी मेरा ख्याल है। और पाकिस्तान की जो तरक्की, बड़ी जबरदस्त तरक्की हुई थी पहले 40 साल में, वो कराची ने लीड किया था उसको। और कराची की जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से, विच वाज प्राइवेट सेक्टर लेड परफॉर्मेंस, उसकी वजह से पाकिस्तान में इतनी तरक्की। MQM आ गया, उसके बाद हालात खराब होने शुरू हो गए, लॉ एंड ऑर्डर के इतने खराब हालात हुए कि लोगों ने यहाँ से भागना शुरू किया, बिल्कुल आम लोगों ने भी, इंडस्ट्रीज में। तो एवरीथिंग स्टार्टेड गोइंग रॉन्ग बाय दैट टाइम। और फिर उसके बाद हमने पीपल्स पार्टी को इलेक्ट किया मुसलसल। पिछले 17 साल से पीपल्स पार्टी बैठी है और MQM पिछले 40 साल से हर ईवान में जाती है और हर दफा वफाकी हुकूमत का हिस्सा होती है, बहुत सी दफा सूबाई हुकूमत का भी हिस्सा। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेगा, और ये सिर्फ बारिश की बात नहीं जानी कि कल बारिश होगी थी तो सारा शहर तबाह हो गया था, इधर किसी की नजरें हैं ही नहीं। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, दोनों बिल्कुल इंडिफरेंट है। और ये मैं बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूँ। मैं PMLN की एग्जांपल लेता हूँ। अगर यहाँ 67 सीटें हैं
नेशनल असेंबली और कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, 67 बाय फार द लार्जेस्ट सिटी और फाइनेंशियल हब है और 65% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। पिछले 3 साल में आप एक बड़ा लीडर पीएमएलएन का कराची में 1 मिनट के लिए भी कदम, मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर पीएमएलएन पाकिस्तान की, एक दफा नहीं आई है 3 साल से जब से बनी। नवाज शरीफ साहब पहले तो लंदन में थे, जब से वापस आए द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। मैं उससे मतलब इससे पता चलता है इंडिफरेंस। वो कहते हैं जीटी रोड जीतो और हुकूमत बना लो। बिल्कुल ठीक। और जीतो, अब तो जीटी रोड भी जीतने की जरूरत नहीं, वो एक अलग बात है। पीपल्स पार्टी का एग्जांपल ले लें, ऐसा निजाम है कि वो इंटीरियर से जीत के आते हैं और हुकूमत बना लेते हैं। तो उनका इंटरेस्ट यहाँ है कराची में, या उनका इंटरेस्ट जामशोरो, दादू, हैदराबाद और दूसरी जगह पर है जहां उनको वोट मिलते हैं। तो एक ऐसा निजाम है जो कराची के ऊपर थोपा गया है, जो कराची वाले खुद नहीं ओन करते, ना कराची वालों को कोई रिप्रेजेंट यहाँ कर रहा। एमक्यूएम पहले बिल्कुल थी, जेन्युइनली जीती थी। अब पिछले 2 इलेक्शन में 2-2 हजार वोट लेके फिर कोई आप 20 सीटें लेके नेशनल असेंबली में जाएं और आप फिर भी कुछ भी वापस ना दे सके, कुछ भी कन्विंस ना कर सके। वफाकी हुकूमत के हिस्से हैं, 2 उनके वजीर हैं, फिर अगर आप 40 साल से कुछ नहीं कर सके और फिर सारा का सारा निजाम आप तो मतलब, और फिर उसके बाद एक ऐसा निजाम यहाँ है राइज कि जिसमें कोई एक ओनरशिप नहीं है। मेयर होता है तो पूरा कराची उसके नीचे आना चाहिए। अब उसके नीचे तकरीबन 35% सिर्फ कराची आता है और हर जगह जो है तबाही और बर्बादी है। आप मंगोपी ले लें, आप बल्दिया टाउन ले लें, आप लियारी ले लें। आई मीन इट इज एन अनलिवेबल सिटी। और ये अनलिवेबल मैं नहीं कह रहा जानू, एक जो ऑर्गेनाइजेशन रेट करती है शहरों को, बिल्कुल सफाई सुथराई और ग्रेटनेस के हिसाब से, वो कहती है बिल्कुल हम बॉटम पे, अभी 2 महीने पहले कराची इज द 4th वर्स्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसे। आप मुझे ये बताएं कि अगर 4th वर्स्ट लिवेबल सिटी, दिस इज द फाइनेंशियल हब ऑफ पाकिस्तान, ये 65% रेवेन्यू जनरेट करता है और हम जब लाहौर जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, तो हम हैरान रह जाते हैं कि इतना जबरदस्त वहां रोड नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। पैसे यहां से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ की कोई ओनरशिप है ही नहीं। बिल्कुल ठीक। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ओनरशिप लेते हैं। और मैं एक लास्ट में आपको ये बता दूं, अभी 4 दिन पहले एहसन इकबाल साहब आए थे, आप उनका इंटरव्यू निकाल लें। उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी हुकूमत, वफाकी हुकूमत कराची के लिए क्या कर रही है। उनका वापस जवाब था, आप हमारे से ये क्यों पूछ रहे हैं, ये आप पीटीआई से पूछें। अच्छा, 3 टाइम्स ही रिपीटेड है कि आप ये पीटीआई से पूछें। उनको 14 सीटें मिली थी 2018 के इलेक्शन में। उन्होंने क्या किया भाई, अगर पीटीआई ने कुछ नहीं किया 3.5 साल से, तो आप बैठे थे, इमरान खान को गए भी 3.5 साल हो गए। अगर वफाकी हुकूमत के एक सीनियर तरीन रहनुमा और पुराने खिलाड़ी एहसन इकबाल का ये व्यू पॉइंट है, तो आप सोच लीजिए। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, गैर संजीदगी है जब हम कराची का जिक्र करते हैं। मैं इसमें मज़ीद करता हूँ जुबैर साहब, एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस मामले को आगे बढ़ाएंगे और पीटीआई की पॉलिटिक्स और फ्यूचर के ऊपर बात करेंगे, जो मैंने इमरान खान साहब के हवाले से आपको खबर। फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची की सूरत हाल के ऊपर जुबैर साहब ने बहुत तफसीली बात की। खुलासा ये है इस बात का कि कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हुक्मरानी करने को हर जमात तैयार है, हिस्सा मांगने को हर जमात तैयार है, हुकूमत लेने को हर जमात तैयार है, लेकिन जो कराची के मसाइल हैं वो क्यों कर पैदा हुए, किसकी गफलत थी। आज कराची 40 मिलीमीटर से ऊपर बारिश होती है तो डूब क्यों जाता है। कल आई चुंदरीगढ़ रोड, जिसे वॉल स्ट्रीट कहा जाता है कराची की, वो डूबी हुई थी। वहां पे बैंक गाड़ी आपने देखी, किस तरह गार्ड्स ने नोट उतारे। जुबैर साहब, अगर गवर्नर सिंध घुटनों घुटनों तक पानी में डूबे हैं और इस ख्वाहिश का इजहार करें कि विजुअल चलाएं, तो अवाम कहाँ तक डूबे होंगे और जिनको असल में डूबना चाहिए वो कहाँ होंगे। जामी, एक्चुअली मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता था, मैं खुद भी उसमें फंसा हुआ था तकरीबन 4-4.5 घंटे। 4.5 घंटे मैं तो कार से बैठ के सिर्फ ये नजारा देख रहा था, अफसोस कर रहा था कि जो आम पाकिस्तानी है, आम कराची वाला है, उसकी जो हालत थी, औरतें, बच्चे, बूढ़े, मोटरसाइकिल वाले फंसे हुए हैं, कारें फंसी हुई हैं, खराब हो गई हैं। अब इमेजिन करें कि उनकी मिजरी, और कोई एक शख्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार। नॉट वन पर्सन विल बी फायर्ड, नॉट वन पर्सन विल रिजाइन, नॉट वन पर्सन विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। अब ये क्या निजाम है एक आम कराची वाले के लिए कि कोई है ही नहीं रिस्पॉन्सिबल, हर एक आता है अपना दिफा करने के लिए। आपने आई चुंदीगढ़ रोड की बात की थी, आई चुंदीगढ़ रोड वॉल स्ट्रीट है पाकिस्तान की, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वहां है, स्टॉक मार्केट वहां है, स्टॉक एक्सचेंज, द ओनली स्टॉक एक्सचेंज वहां है, कॉटन एक्सचेंज वहां है, सारे फॉरेन मल्टीनेशनल्स के हेडक्वार्टर्स वहां हैं।
आप सोचें कि वो कितना प्रोड्यूस करता है और कितना कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान की मैशत पर। और बदले में उसे क्या मिला? 40 साल पहले जब मैंने काम करना शुरू किया था, दैट वाज फार बेटर इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देन व्हाट इट इज टुडे। 40 साल इज ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी। एग्जैक्टली। और बल्कि मैं हाफ अ सेंचुरी पहले का बता सकता हूँ, जब मैंने काम नहीं भी शुरू किया, पानी नहीं खड़ा होता, बिजली नहीं जाती थी। दिस इज अ रियलिटी, आप चेक करवा लें किसी से। हमने उस दौरान आईए चुंडीगढ़ रोड पर मेरा ऑफिस था IBM का, हम वहां काम करते थे और कोई मसला नहीं होता था। हाफ अ सेंचुरी लेटर एवरीथिंग हैज ब्रोकन डाउन और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। अफसोसनाक बात है। गवर्नर साहब भी आके बातें करके चले जाएंगे, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नर साहब की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी नहीं, लेकिन ये अच्छा है कि वो सामने नजर तो आते हैं, तो अच्छी बात है। बट कोई प्राइम मिनिस्टर से लेके मतलब उनको कोई ताल्लुक ही नहीं है। व्हाट कराची का तो ताल्लुक ही नहीं है। फारूक सत्तार 87 में मेयर बने थे, 2025 में कह रहे हैं कि जी तबाह हो गया कराची। वो तबाह हो गया तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? अगर आप उसको कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो यू शुड स्टेप डाउन। वैसे भी आप सारे फॉर्म 47 पर जीते हुए, 20-22 सारे के सारे फॉर्म 47 पर वहां पहुंचे हुए, तो थोड़ा सा कम से कम शर्मिंदगी महसूस करके कहें कि जी मेरा ख्याल है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है थोड़ी बहुत। और ये 40-42 साल हो चुके हैं, हम इलेक्ट हो रहे हैं, हमने कराची में अगर कुछ देखा है तो खराबी होते देखा है। कौन सा शहर दुनिया का जो 3 करोड़ का फाइनेंशियल हब है वो इस ऐसी हालत में फोर्थ वर्स्ट लिवेबल सिटी? एक मुझे कंट्री बता दें। अब बताएंगे वो अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका का एग्जांपल देंगे, देखें जी वहां ये भी हुआ था, वहां ये भी हुआ था। बट आई वांट टू सी समवन बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल। अगर 40 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं पानी बर्दाश्त कर सकते तो हमें ये क्या बताया जाता है सारा दिन? फिर सबको वार्निंग देके कहें कि आप काम पर ना निकलें। डिफेंस में सड़कें जो है पिछले 3 साल से आप किसी से चेक करवा लें कितनी सड़कों की खुदाई हुई है कंसिस्टेंटली, और जब वक्त आया तो सारे वहां पानी ही पानी था। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से होना चाहिए था वो तो हुआ नहीं। आबादी और कंक्रीट और नई हाइट्स का फैलाव अलबत्ता हुआ, हजारों एकड़ तक का हुआ। Who is exactly responsible? You had been governor. You had been witnessing the plight of Karachi, governor साहब. Who is exactly responsible? अगर मैं महकमों की बात करूं या सियासतदानों की अगर आप बात ना भी करना चाहें, जिसने इस बेहंगम कंक्रीट के जंगल को जन्म लेने दिया, जिसने नालों पर कब्जे होने दिए, क्योंकि बुनियादी वजह तो वही है। आप बता रहे हैं 40 साल पहले यहां पानी नहीं खड़ा होता था। So who is responsible? देखिए रिस्पॉन्सिबल तो जब ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि कराची में जब सन 85 के अराउंड जब MKM की सूरत में पॉलिटिकल पार्टी, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी जिसको सपोर्ट थी लोगों की, उसके बाद से जो प्लानिंग और ये एक्सपेंशन का प्रोसेस शुरू हुआ है और बेहंगम तरीके से बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के, बगैर किसी स्ट्रेटजी के इतने इलाके जैसे गुलशन इकबाल वगैरह, ये सारे औरंगी टाउन वगैरह एक्सपेंशन हुई, वहां बिजली है नहीं है, कैसे लोग रहेंगे? आपने अप्रूवल्स, बिल्डिंग अथॉरिटी ने अप्रूवल्स देनी शुरू कर, और जब बिजली उनको चाहिए थी तो उन्होंने वो क्या कहते हैं, वहां से तारें इधर से निकाली उधर लगाई, और सारा आप जाके अपने कैमरामैन को कहें कि नजारा करके देख लें किस तरह से सारी चीजें बाहर है। पानी का बंदोबस्त है या नहीं है? पानी, अब आप सोचें, दिस इज फाइनेंशियल हब ऑफ कराची। मैं कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मांग रहा जामी कि मैं एक्स गवर्नर हूं, मेरा एक्सेस भी होता है। आई डोंट गेट अ ड्रॉप ऑफ वाटर। दिस इज व्हाट कराची इज। 75% लोग तो पूरे पाकिस्तान में उनका एक्सेस नहीं है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर से। आप सोचें, कराची इज द फाइनेंशियल हब। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में मैं रहता हूँ। आप कह रहे हैं कि आप जहां रहते हैं आपको भी नहीं सर, आप कह रहे हैं कि आप जहां रहते हैं कराची में, वहां आपको एक कतरा भी साफ पानी का दस्तयाब नहीं है, मुहैया नहीं है? नहीं, एक कतरा नहीं आता। आप मुझे बताएं ना, जब हम लाहौर जाते हैं, जब हम वो कहते हैं यार आप कैसी पॉलिटिक्स कर बातें करते हैं। एक सेमिनार में मैं इस्लामाबाद में था तो किसी ने बड़ा जोर से वो कहा कि आप तो अल्ताफ हुसैन वाली बातें कर रहे हैं। मैंने कहा अल्ताफ हुसैन को छोड़ देना, मैं उनके जो तरीकेकार थे उससे तो सबसे ज्यादा मुखालफत है। बहुत सी चीजें उनकी सही भी थी, बहुत सी चीजें गलत भी थी, बट सबसे ज्यादा गलत उनका तरीकेकार। बट अगर इस पर आवाज उठाएं कि कराची जो 65% आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसको बदले में क्या मिल रहा है, 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है टोटली इंडिफरेंट। मैंने आपको बताया बिल्कुल ठीक, किसका इंटरेस्ट है, बिल्कुल ठीक। क्यों नवाज शरीफ, क्यों उनको कराची से इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्यों ना आए? मैं तो इंटीरियर सिंध की नहीं बात कर रहा, ये सबको होना चाहिए। कराची सबको पालता है, कराची में सबकी दिलचस्पी होनी चाहिए, कराची की जिम्मेदारी सबको लेनी चाहिए।
जुबैर साहब कमी कराची की वजह से तो पाकिस्तान आगे जा सकता है भाई। एग्जैक्टली लेकिन इंडस्ट्रियल जोन्स है, मेन इंडस्ट्रियल जोन्स कराची में, बिल्कुल ठीक आप है। अगर उसके इलाकों में जाएंगे ना जामी, तो आप जा नहीं सकेंगे, इतना खराब इंफ्रास्ट्रक्चर। आई हैड बीन प्रीवी। आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं सर। थोड़ा सा वक्त है, अब मैं जरा सियासी मामलात पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ। महमूद खान अचकज़ई साहब, अपोजिशन लीडर, उमर अयूब साहब जब फारिग हुए सीट से हाथ धो बैठे, तो कैसे देखते हैं आप इस अपॉइंटमेंट को एज अपोजिशन लीडर? क्या पीटीआई की दस्तयाब क़यादत उनकी सरबराही में अपोजिशन एक मुस्बत और भरपूर तरीके से कर पाएगी? कैसा डिसीजन है खान साहब का? मेरा ख्याल है इमरान खान के पिछले कुछ अरसे के डिसीजंस में ये बेस्ट डिसीजन। एक तो अचकज़ई साहब की बहुत टॉवरिंग पर्सनालिटी और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है कि वो ओहदों के पीछे नहीं जाते। वो सही मानों में अगर पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए कोई जद्दोजहद पिछले 20, 22, 25 साल से करता है तो वो है महमूद खान अचकज़ई। और वो बगैर किसी इंटरेस्ट के कि जी मुझे आप क्या पोजीशन देंगे, क्या नई पोजीशन देंगे, मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छा डिसीजन है। और इसमें पीटीआई वालों के जो आपने जिक्र किया था कि डिविजन है आपस में, उमर अयूब के कुछ लोग खिलाफ थे, एक नेचुरल होता है, मैं उसमें उसकी पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, बट महमूद अचकज़ई इज अ टावरिंग पर्सनालिटी, बहुत बड़ी पर्सनालिटी। यानी आप अदर वे अराउंड तस्दीक कर रहे हैं कि आप अदर वे अराउंड तस्दीक कर रहे हैं मेरी उस खबर की, जहां मैंने अर्ज किया कि बहुत से लोग उम्मीदवार थे अपोजिशन लीडर के, बहुत जगहों पर राब्ते भी कर रहे थे, तो उस तकसीम और ओहदे की हुसूल की जो ख्वाहिश थी उसको ख़त्म करने के लिए ये फैसला किया गया। दिस इज़ वन मेजर रीज़न। आप तस्दीक कर रहे हैं इसकी? जी बिल्कुल, मैं तस्दीक कर रहा हूँ। और ये दूसरी बात है, ये हुकूमत के लिए बहुत परेशानी की बात होगी। अगर हुकूमत के लिए परेशानी की बात है, इसका मतलब ये है कि अपॉइंटमेंट ये बहुत जबरदस्त है, क्योंकि हुकूमत को भी पता है कि इनको खरीदा नहीं जा सकता। ये विकेट के दोनों साइड पर नहीं खेलेंगे, ये पाकिस्तान में सही मानों में जमहूरियत की बात करेंगे, ये सही मानों में ऑपोजिशन करेंगे, और असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर। और अगर ये हुकूमत के तो पसीने निकलने शुरू हो गए होंगे, ये बिल्कुल मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, बिकॉज वो एक आवाज जो है ना, वो 100 आवाजों से भी ज्यादा उसकी गूंज है और उसका इम्पैक्ट क्रिएट करे। और अगर तो बहुत से लोग और अगर महमूद खान अचकज़ई साहब हैसियत अपोजिशन लीडर, अगर उस मजबूत आवाज़ ने आपके बकौल, अगर उन्होंने मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया और मुज़ाकरात में एंगेज होने की ख्वाहिश का इजहार किया, हाँ की, तो पीटीआई और इमरान खान साहब कहाँ खड़े होंगे? तो भी उनकी बात मानेंगे या नहीं? देखिए, एक तो मैंने खुद भी महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ अभी रिसेंटली, वो जो आपको पता है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है, उसके प्लेटफॉर्म से जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी उसके बाद भी उनसे मुलाकातें की हैं, और हमने बैठ के एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी आज से तकरीबन 10 दिन पहले। और दिस इज अ प्रोसेस विच कंटिन्यूज। और उसका भी, उस प्लेटफॉर्म का मकसद भी तजामी कि जी पीटीआई से ब्रॉडर एक चीज होनी चाहिए जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा हो। पीटीआई को तो कहते हैं ये दहशतगर्द है, हम बात नहीं करेंगे। सो उसमें पीटीआई भी भरपूर अंदाज से शामिल है। असद कैसर साहब उसके सेक्रेटरी जनरल हैं और चेयरमैन खुद महमूद अचकज़ई साहब हैं। सो आई थिंक वो तो नहीं हर चीज के इमरान खान महमूद अचकज़ई की बात एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं महमूद अचकज़ई उस अपने रैशनल से, अपनी बातों से, अपने तजर्बे से, कंपेयर टू एनी अदर लीडर इन पीटीआई टुडे, बिकॉज ही ब्रिंग्स इन नो वन के जी जिसके साथ उनका मुकाबला हो रहा है और फ्यूचर में कम्पीट कर रहे हैं उनके किसी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए या चीफ मिनिस्टरशिप के लिए या स्पीकर के लिए। तो जब आपको ये पता होता है कि कोई ओहदे के पीछे नहीं है, तो फिर सब रैली भी करते हैं उसके पीछे। बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब। कराची से लेकर मुल्की सियासत तक उन्होंने खुलकर इजहार किया। आज प्रोग्राम के हिस्से में मैं ज्वाइन किया सीनियर सियासतदान जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब ने। खत्ते में जो बदलती सूरत हाल है, भारत चीन के ताल्लुकात, फिर काबुल, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका की जानिब से, बिलखसूस जो हमें वाशिंगटन पोस्ट ने आज लिखा फील्ड मार्शल की कामयाब डिप्लोमेसी के ऊपर, किसी हद तक हम मुल्क की सियासत के ऊपर भी बात करेंगे। नए अपोजिशन लीडर भी तैनात करने का इम्कान है इमरान खान साहब की जानिब से, तो इन मामलों पर गौर करेंगे खुर्रम दस्तगीर साहब के साथ। लेकिन खुर्रम साहब, ये तो हम सियासत के ऊपर, जो पॉलिटिक्स के ऊपर बात तो करते रहते हैं, जो हमें सबसे बड़ा खतरा है, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दुश्मन अब हमें नज़र आ रहा है, वो तो ये क्लाइमेट चेंज है। कराची की सूरत हाल आपने देखी है, कल से लेके आज पूरा मीडिया इसको मुसलसल कवर कर रहा है। और जो फारूक सत्तार साहब हैं, उनका बयान मेरे सामने आया कि 17 साल में कोई काम नहीं किया कराची में, जिसका नतीजा ये निकला है। हाफिज़ नईम साहब कह रहे हैं कराची में करप्शन का सिस्टम मुसल्लत किया गया। सिंध सरकार कहती है कि बारिश थी ही डिज़ास्टर्स, 40 मिलीमीटर से ऊपर की गुंजाइश नहीं है शहर में। पाकिस्तान का इतना बड़ा शहर और जो मनाजिर आपने देखे, घुटनों के तक नहीं, कमर तक नहीं, सीने तक लोग वहाँ डूबे हुए थे, कई घंटे लोग फंस गए।
क्या हाल है सर इस कराची का, हु इज रिस्पॉन्सिबल? जी, रिस्पॉन्सिबल सबसे पहले तो 17 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। जिस तरह अगर लाहौर में जो है वो चंद इंच पानी भी खड़ा हो जाए तो मुस्लिम लीग नून के ऊपर सारा तबर्रा भेजा जाता है। तो जो हुकूमतें, हमारी तो मुस्तकिल हुकूमत भी नहीं रही, 2018 से 23 तक तो PMLN की गवर्नमेंट नहीं थी वहां, तो लिहाजा उनको जो वहां मुंतखब हुकूमत है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ये सारे सवालात जब ऐसा डिजास्टर होता है तो उठ जाते हैं कि पाकिस्तान में जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है उसकी इफादियत क्या है। दूसरा ये है, और ये मैं इस पे कुछ जो कहूंगा कि हमारा एक सकाफती मामला भी है कि जब कोई डिजास्टर हो जाता है तभी हम अपनी नींद से जागते हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं। ये ठीक कह रहे हैं आप। तो जो लॉन्ग टर्म इशूज है, मतलब आम सालों में कराची में गालिबन इतना सवेयर क्राइसिस जो है वो 11 साल के बाद आया। 2013 या 14 में लास्ट टाइम इतनी सवेयर फ्लडिंग हुई थी जी। बीच बीच में होती रही है, लेकिन इतना ज्यादा स्केल उसका नहीं था। तो जब हर साल जो है वो जो पानी निकालने के रास्ते हैं वो खुश्क होते हैं तो फिर वहां पर बहुत सारे लोग तजावुजात करने आ जाते हैं, और ये तजावुजात जो हैं ये अब कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ियों तक हमें नजर आ रही हैं कि जो वाटरवेज थे जहां से पानी के निकलने की एक कुदरती जगह थी उस पर अब जब कंस्ट्रक्शन हो गया। और कराची में भी इस तरह, कराची में बहुत मशहूर गुज्जर नाला है जहां टेक्निकली तो उसको 105 मीटर होना चाहिए, वो जब 2013 में हम देखने गए थे तो गालिबन 45 मीटर रह गया था, उससे भी कम होगा। तो हमें इस पे जो प्लानिंग है वो इशू है कि ऐसे डिजास्टर्स जो हर साल नहीं आएंगे, हमें हर साल तक नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ अरसे बाद आएंगे और हमें उसके लिए जो फिर उसकी तैयारी, उसकी सिर्फ तैयारी ये नहीं है कि आपने उसके लिए ड्रेन्स बना दिए, फिर उन ड्रेन्स को रेगुलरली साफ करना। खुर्रम साहब, ये बात आपकी बिल्कुल उसूली तौर पर ठीक है। क्राइसिस हमें नजर नहीं आता। बड़े बड़े शहरों में यही अलमिया है ना, बेहंगम फैलाव जिस तरह से हो रहा है, जंगल बन रहे हैं, ये शहर दरख्त काटे जा रहे हैं, नदी नाले और जो नेचुरल रिजर्वायर्स के रास्ते हैं, नालों के ऊपर कराची में जो कुछ हो रहा है और तमाम बड़े शहरों में हो रहा है, इसके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं। और जब कोई, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोई भी आफत आती है तो चंद दिनों तक मीडिया की तवज्जो, सियासतदानों की तवज्जो, इजलास बुलाए जाते हैं, ये किया जाएगा वो किया जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे वो जूं का तूं रहता है, वही बेहंगम फैलाव जारी रहता है। अगले साने में हम मजीद लाशें उठाते हैं, मजीद आबादियां बर्बाद होती हैं और नोहा पड़ा जाता है और आगे चले जाते हैं। ये जो आपने बात की इस सिलसिले में मेरे ही प्रोग्राम में पिछले हफ्ते इख्तियार वली साहब थे और शौकत यूसुफजई साहब भी थे। तो इख्तियार वली साहब ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताया ऑन रिकॉर्ड कि KPK में ये जो फ्लडिंग हुई, डिजास्टर हुआ, क्लाउड बस्ट जो हुआ, उस सब के पीछे टिम्बर माफिया, जंगलात की बेरहम तरीके से कटाई है, जिसके जिम्मेदार माजी के दो यानी परवेज खटक, महमूद खान साहब और फिर मौजूदा CM भी हैं और निगरान सेटअप भी है। तो ये लोग तो, परवेज खटक साहब और दीगर तो आपके साथ बैठे हुए हैं, इनसे पूछ नहीं होनी चाहिए? जबकि PTA भी विलिंग है कि हाँ अगर ये मुलव्विस हैं तो इनको सामने लाया जाए। जी, पूछ होनी चाहिए, लेकिन असल में हमारा जो पूरा निज़ाम है उसमें ताज़ीरात का निज़ाम है, उस अभी हमें बहसियत कौम, आप जैसे जो बालिग नजर लोग हैं उनको तो यह एहसास हो गया, लेकिन बहसियत कौम हमें, हमारे सामने जो हमारे सर पर अब तलवार लटक रही है, हम अपने डे टू डे हम कभी घी की कीमत में फंसे होते हैं, कभी चीनी की कीमत में फंसे होते हैं, लेकिन ये तो जो माहौलियाती तब्दीली है और उसमें सबसे फ्लड्स के अलावा जो जामी साहब क्राइसिस आ रहा है वो ये है कि हमारी जो तमाम फसलें हैं उनका जो सीजन है वो तब्दील हो रहा है, टेम्परेचर्स चेंज हो रहे हैं, बारिश का पैटर्न चेंज हो रहा है, और ये भी एक वजह है पाकिस्तान में जो फूड क्राइसिस हम मुस्तकिल तौर पे देखते हैं कि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। उसमें और भी बहुत वजूहात है, लेकिन ये भी एक वजह है कि हम उस तरह की यील्ड हासिल नहीं कर रहे। तो ये तो बिल्कुल यहाँ भी जो मुंतखब हुकूमतें हैं चारों सूबों में और वफाक में, और जो नुमाइंदे हैं, उनको ये घंटा बजाना है ताकि अवाम के जहन से ये बात निकले कि सिर्फ आज का बहरान हल नहीं करना,
अगले 15 साल का या 25 साल का बहरान के लिए तैयारी अभी से करनी है। उसके लिए जो खुर्रम साहब, जब आपको इस कदर क्लैरिटी है इस मामले के ऊपर, आप जैसे सियासतदानों को इस कदर क्लैरिटी है, तो ऐसे लोग जिनके ऊपर आपके लोग भी और पीटीआई भी इत्तेफाक करते हैं कि हाँ इनके दौर में कटाई हुई है, उनको आपने गले से लगा के कैबिनेट में हिस्सा बनाया हुआ है, उनसे पूछ क्यों नहीं होनी चाहिए? दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल कि उनके दौर में, चाहे मौजूदा अली अमीन गंडापुर साहब हो, चाहे मौजूदा पंजाब गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, पूछा जाए ना कि आखिर सवात का दरिया क्यों बेफरा, पूछा जाए कि आखिर कराची के साथ क्या हुआ। जावेद साहब, पूछा जाना, लेकिन जैसा मैंने कहा उसके लिए हमें कोई स्ट्रक्चर चाहिए, हमें उसके लिए कोई एविडेंस चाहिए। किस बुनियाद पे? एक जरूर पूछताछ के लिए कम से कम ये काम तो पार्लियामान फौरी तौर पर कर सकती है कि उसकी जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं, चाहे वो माहौलियाती तब्दीली की है, कि वो कम से कम इसका आगाज तो करें, इस पर बात करना शुरू करें, ताकि वो जो स्केल ऑफ क्राइसिस है, मैंने और आपने, हम सब ने पिछले चंद दिनों में ऐसी तस्वीर देखी हैं जिनको भी खैर वेरीफाई करना जरूरी है, लेकिन यूं था कि दरिया में सवाई लकड़ी के और कुछ नजर नहीं आ रहा था, और काफी यानी 1 किलोमीटर हद तक जो है हम देख रहे थे कि और फिर वहां खासतौर पर हमने देखा है कि जो करीबी इलाके थे वो अब ऑलरेडी वहां से कट चुका है खैबर पख्तूनख्वा में, तो अब वो जो दूर दराज के कबायली इलाके हैं, बाजौड़, मोहम्मद, वहां तक से खबरें आ रही हैं कि उधर जो है वो कटाई जारी है। सवात तो बहुत पहले इस पे डेन्यूड हो गया था, तो लिहाजा यहाँ हमें जो स्केल है उसका डिटरमिन करना है, जो जिस जुर्म का हमें जो उसकी हदूद व कयूद थी कि क्या जुर्म हुआ है उसको भी डिटरमिन करना है, अगर उस पर कोई ताज़ीरात है उसका डिटरमिन करना है, लेकिन जो कम से कम आपने कहा कि अकाउंटेबिलिटी, इस सवाल का जवाब जो है, और पार्लियामान से और सूबाई असेंबलियों से बेहतर कोई जगह नहीं है कि उनकी स्टैंडिंग कमेटीज बुलाकर पूछें जो लोग जिम्मेदार थे कि ये क्या हुआ, इस क्राइसिस को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल ठीक। अब आ जाते हैं जरा खित्ते के ऊपर। सर, चीनी वज़ीर ख़ारजा का दौरा है भारत, और भारत लग रहा है कि अब वो तारीखी यूटर्न भी ले रहे हैं चीन के हवाले से, जो उनकी पोजीशन थी जब से अमेरिका ने टैरिफ आयद किया और ट्रंप ने अपनी पोजीशन सख्त की है भारत के हवाले से। क्या भारत ताख़ीर का शिकार नहीं हो गया चीन की तरफ रुजू करने में, इसके बावजूद कि बराह रास्त परवाज़ें, सयाहत, सरमायाकारी, तिजारत के लिए दोनों ममालिक विलिंग हैं टू इम्प्रूव देयर टाइज? जी, भारत जो है वो 25 साल से 2 कश्तियों का सवार है, और अमेरिकी कश्ती को ये कहता रहा कि नहीं, मेरी दूसरी जो लात है वो चाइना की कश्ती में नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अब आकर जो है वो दरिया का जो पार्ट है वो चौड़ा हो रहा है, और अब लिहाजा वो दोनों कश्तियों के दरमियान उसका जो चलना है वो अब नामुमकिन हो गया। तो बहुत जल्द उन्हें इस बात का फैसला करना पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसे इशूज है ऑलरेडी जो आज हम देख रहे, क्या कहते हैं कि कहते हैं शेर भी है कि एक दिन में हादसा नहीं होता, बरसों उसकी तैयारी होती है। तो यहाँ बरसों तैयारी हुई है, जो आज हम अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात की खराबी देख रहे हैं। बस यूक्रेन इसमें एक बहुत बड़ा उसने एक रोल अदा किया है, रशिया से जो तेल उसने लिया है उसका बड़ा रोल है। इसी तरह हिंदुस्तान ईरान से बहुत अरसा तेल आज भी ले रहा है, उस पर अमेरिका जो है उससे नाराज है। या तो देखे ना, दुनिया में जो हालिया तारीख है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, अगर किसी मुल्क को अमेरिका ने, समझे कहते हैं ना कि उंगली से पकड़ कर चलाया है दिफा के मामले में, वो हिंदुस्तान है, जिसमें सबसे बड़ी मिसाल आज से कोई 20 साल पहले जो उनको सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट में एग्जेम्पशन दिलाई अमेरिका ने, बहुत ज्यादा जोर लगा के अपने दूसरे साथियों को, ऐसी उसकी कोई मिसाल नहीं। पाकिस्तान 21 साल से कोशिश कर रहा है, चाइना बार बार जो है वो हमारी मदद के लिए आता है, लेकिन वहां फिर अमेरिका वीटो कर देता है। लेकिन उनको उन्होंने वो न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप की एग्जाम्पशन दी हुई है कि उनके ऊपर तमाम दुनिया की जो सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका दरवाजा खुला हुआ है। इसी तरह उनसे उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए हैं, उनको ये कहा है कि जी। अच्छा खुर्रम साहब, अब इसके पैरेलल आप देखें ना कि इसके पैरेलल यानी इंडिया वाले मामले से आगे अब ये सैफ अफ्रीकी इजलास काबुल में होता है, और अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, नाज़रीन हमें देख रहे हैं, तो इसहाक डार साहब वापस आ गए हैं काबुल का दौरा करने के बाद। चीनी वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ थे, अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ थे। यहाँ क्या उम्मीद है पाकिस्तान को विद द हेल्प ऑफ चाइना, काबुल के साथ जो हमारा सैफ अफ्रीकी इजलास हुआ है, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? क्या जो दहशतगर्दी का मामला, पाकिस्तान की जो शिकायत हैं, उसे एड्रेस करने में ये इजलास कामयाब होगा? क्या चाइना इस सिलसिले में पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा? तालिबान हुकूमत पाकिस्तान के मुतालिबात पर नजरसानी करेगी? आउटकम क्या है? जी, एसेंशली जो कोशिश है वो ये है कि जो भी स्पॉन्सरशिप हिंदुस्तान फराहम कर रहा था
उसके मुतबादल के तौर पर चाइना आगे आ रहा है। अच्छा। और तभी ये मामला आपने देखा है कि इसमें कुछ पेशरफ्त हुई है कि हमारी तवक्को ये है, जो सबसे ज्यादा हम उसका शिकार भी हैं, कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन की जिम्मेदारी संभाले। जिस तरह हमें कहा जाता है ना कि जी हमारी जमीन इस्तेमाल नहीं होगी किसी और मुल्क में दहशतगर्दी के लिए, ये वो जिम्मेदारी है जो अभी तक वो मुकम्मल तौर पर संभालने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने बहुत उज़र तराशे हुए हैं कि ये ऐसे होगा, हमारे पास नहीं है, हम क्या उस तरह। लेकिन हकीकत यही है कि जब तक वो अपनी सरजमीन पर जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले लोग हैं उनकी बेखनी का आगाज नहीं करते, उनको पकड़ना नहीं शुरू करते, उनको डिस्करेज नहीं करते, उनको जेलों में नहीं डालते, क्योंकि ये भी तो रिकॉर्ड का हिस्सा है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने टीटीपी के बहुत सारे जो कैद लोग थे उनको रिहा किया, और उसी से फौरन बाद हमने देखा कि उस वक्त की पाकिस्तान हुकूमत ने एग्री किया कि जी वो उनको रिपेट्रिएट वो आपका एक और फिर हमने देखा कि मैं ये समझना चाह रहा हूं सर, मैं ये समझना चाह रहा हूं, लेकिन उस वक्त के बाद से हमें ये बात याद रखनी है कि 2020 जो है उसके बाद से मुस्तकिल पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में, हमारे फौजी और सिविलियंस की शहादतों में, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं उनमें अब कम से कम 3 से 4 गुना इजाफा हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये जो आपने कहा कि मुतबादिल के तौर पर चीन आगे आ रहा है, विल इट सर्व द रियल पर्पसेस ऑफ द अफगान गवर्नमेंट अगर इंस्टेड ऑफ इंडिया चाइना इसको लीड करता है? विल इट बी इनफ फॉर देम? जी एसेंशियली जी, तो यही बात है कि चाइना के भी उसमें डीप इंटरेस्ट है, और वो सिर्फ ये नहीं है कि वो पाकिस्तान की मोहब्बत में वहां से, चाइना के अपने मिनरल्स के इंटरेस्ट हैं जो सिर्फ आज के नहीं, वो काफी सालों से उसको परसू कर रहे हैं कि वो उनको हासिल करना चाहते हैं। जो रॉ मटेरियल्स की एक दौड़ लगी हुई है पूरी दुनिया में, तो उसमें ऑलरेडी चाइना का इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में। तो अगर वो चाइना जो है एक प्रिंसिपल स्पॉन्सर के तौर पे सामने आता है तो फिर पाकिस्तान को उसका बराह रास्त फायदा होगा, और इसी की कोशिश इस वक्त जारी। अच्छा, मुल्की सियासत पे भी कुछ आपसे कमेंट ले लेते हैं। अचकज़ई साहब आ रहे हैं अपोजिशन लीडर के तौर पर सामने। उमर अयूब साहब जब से सीट से हाथ उन्होंने धोया, तो हाउ डू यू सी दैट चेंज? अचकज़ई साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को लीड करते हैं, आइन की बात करते हैं, साफ शफाफ इंतखाबात की बात करते हैं, तो उनके अपोजिशन लीडर बनने से क्या तब्दीली आप देख रहे हैं? जी अगर तो अचकज़ई साहब बनते हैं, हमारे तो उनसे बहुत पुराने, मैं तो कहूँगा ज़ाती मरासिम भी हैं मेरे वालिद की वजह से, लेकिन उनकी वजह से जो अपोजिशन होगी उसमें तशद्दुद का अंसर कम होगा। अच्छा। और ये बहुत मुस्बत बात है कि वो जो नारे और बड़के हैं जिनके जरिए तहरीक इंसाफ ऑपरेट करती है कि अपनी बंदूकें साफ कर लो, हम आ रहे हैं, जो हमारी तरफ आया उसकी टांगे तोड़ देंगे, ऐसे जुमलों की तवक्को नहीं है अचकज़ई साहब से। वो पुरअमन सियासी जदोजहद उन्होंने की है, में इख्तलाफ भी हो सकता है, हमारा भी उनसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने पुरअमन सियासी जदोजहद, उन्होंने कभी भी तशद्दुद या बंदूक उठाने की बात नहीं की, कभी जो है लोगों को मारने की और जलाओ घेराव की बात। उनकी अपॉइंटमेंट से या नॉमिनेशन से इसके पैरेलल क्या आपको एक सीरियस डायलॉग भी होता दिखाई देता है? जी, उनकी वजह से अगर वो आते हैं तो फिर डायलॉग मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि माहौल बेहतर हो जाएगा। देखिए, हमें अगर हम वाकई संजीदा है तो सिर्फ मैं जो कि हमने पहले गुफ्तगू की, बड़ा दिलचस्प पैरेलल है कि यहाँ भी हम डिजास्टर का इंतजार क्यों करें अपनी सियासत में, हम पहले उसकी पेशबंदी क्यों ना करें। बिल्कुल ठीक। पेशबंदी ये करनी है कि अगला जो इंतखाब है उसकी साख कायम रखने के लिए क्या कानून में तब्दीलियां करनी, और जो पाकिस्तान की जमहूरियत को तकवीयत देने के लिए, वफाकियत को तकवीयत देने के लिए, जो हम पहले भी आपके प्रोग्राम में डिस्कस किया है, क्या हमें कोई नया मिसाक जमहूरियत करना है जिसमें बड़ा क्लियर हो कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है। तो ये सारी बातें, अगर उसके लिए जरूरी है कि माहौल ऐसा हो जिसके अंदर जो तलख गुफ्तगू है और जाती हमले हैं उनसे हम पीछे हटेंगे, तो एक दूसरे पर हम इख्तलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन अगर माहौल ठीक होगा तो फिर ये तमाम मुज़ाकरात भी और पाकिस्तान की जमहूरियत को आगे ले जाने का जो एक मुश्किल रास्ता है उस पर हम चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर सर, प्रोग्राम में शरीक थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।